नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार वर्मा आज आप लोग के लिए परिवहन का चौथा भाग लेकर आया हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हृदय की संरचना के बारे में और हृदय के कार्य प्रणाली कैसे होता है, कार्य कैसे करता है हृदय, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि सबसे पहले ये हृदय जो होता है वो क्या है। तो हृदय एक पंपिंग यंत्र है जो ब्लड को पंप करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो हृदय कहाँ स्थित होता है और कैसा कार्य होता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हृदय जो होता है वो त्रिकोणीय आकार का होता है। कैसा होता है? त्रिकोण, तीन कोने होते हैं। तो ये जो होता है, एक कोना ये हो गया, दो कोना ये हो गया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये दो कोना जो है, ये जो मोटा वाला कोना होता है वो आगे भाग में होता है, आगे की ओर होता है, और ये जो होता है पीछे की ओर होता है। यहाँ तक आपको जानना है कि एक पीछे होता है और दोनों भाग जो होते हैं वो आगे होते हैं त्रिकोणीय में। तो इसके ये कहाँ स्थित होता है, तो इसके लिए आपको एक नया फिगर दिखा रहा हूँ मैं। उस फिगर को आप लोग देखेंगे कि आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये श्वसन तंत्र का भाग है, ये श्वसन तंत्र बनाया हुआ है। इसमें फेफड़ा है, दो फेफड़ाएं हैं। तो ये देखिए, ये जो बाहर से स्थित है इसको वायुवाह कहा जाता है। ये जो बाहर से स्थित है ये वायुवाह हो गया, और ये जो इस तरीके से पारा हुआ है डायफ्राम है। तो देखिए हृदय, दिल जो है यही हृदय है, यहाँ पे स्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि वायुवाह के देखिए कि मध्य में स्थित है। वायुवाह, दोनों वायुवाह जो होते हैं दोनों साइड से इसके मध्य में स्थित है। और ये जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा के देखिए बीच में स्थित है। फेफड़ा के बीचों बीच स्थित है कि नहीं है, देखिए बीचों बीच है। तो हम क्या बताएं कि वायुवाह के मध्य में, फेफड़ा के बीच में, और यहाँ पे पसलियाँ होती है। हृदय के 12 जो पसलियाँ इस तरीके से स्थित होता है दोनों साइड से, ऐसे ऐसे। तो ये पसलियों के नीचे होता है, देखिए पसलियों के नीचे होता है, इस तरीके से पसलियों के नीचे है ये। तो हम लोग क्या सीखें, क्या जानें कि जो हृदय होता है स्थित होता है वायुवाह के मध्य में और फेफड़ा के बीच में और पसलियों के नीचे स्थित होता है। तो ये हम लोग जान गए हृदय के बारे में कि हृदय कहाँ स्थित होता है। तो चलिए आगे जाए, इसमें अब अध्ययन करेंगे हम लोग कि जो हृदय की संरचना कैसी है। तो हृदय जो है वो दोहरी पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी हुई होती है। इसके बाहरी आवरण जो होता है वो दोहरी पेरिटोनियम झिल्ली से होती है, पेरिटोनियम। इसका नाम लिख दूँ मैं, यहाँ पे देखिए पेरिटोनियम लिखा हुआ होगा, देखिए पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली है, एक झिल्ली है और एक झिल्ली है। इसको हृदयावरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हृदयावरण भी कहते हैं। तो हृदयावरण आप लोग पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। तो चलिए, ये दोहरी झिल्ली जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक द्रव होता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम द्रव। और इसमें गुहा जो होता है उसको पेरिकार्डियम गुहा बोलते हैं, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल गुहा होता है दोनों के बीच में। एक ये है और एक ये जो है, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल गुहा होता है। पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियम द्रव होता है, पेरिकार्डियल द्रव भी होता है। ठीक है, गुहा भी वही है और द्रव भी वही है। मतलब पेरिकार्डियल गुहा में क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो जैसे ही हृदय, जब हृदय और ये जो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, पेरिटोनियम की दोनों झिल्ली के बीच घर्षण को कम करता है। इसमें द्रव पाया जाता है जो घर्षण को क्या करता है? कम करता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो हृदय जो होता है, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो ये 4 कोष्ठ कौन कौन सा होता है वो देख लेंगे हम लोग। इसको देखिए इस तरीके से आपको कहना है कि ये मतलब इसी साइड से ये जो हो गया बायां साइड हो गया, ये हो गया दायां साइड हो गया। ठीक है, तो ये आपको दायां है तो इसको क्या बोलेंगे? आलिंद। ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं। ये जो है ये दूगो आलिंद है और ये दूगो जो है ये नीला है। यानी कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो कौन कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद। नीचे नीला बोला जाता है तो दायां नीला और बायां नीला बोला जाता है। तो इस प्रकार समझेंगे कि ये दायां आलिंद, दायां नीला, बायां आलिंद, बायां नीला, ये 4 कोष्ठ होते हैं।
हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। आप देखिए कि ये जो आलिंद है और ये निलय है, इस तरीके से देखेंगे कि ये आलिंद और ये निलय में, ये देखिए एक बीच में आलिंद और आलिंद के बीच में ये वाला जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, भित्ति है। दीवार दोनों को अलग कर रहा है, यानी दीवार है, दीवार का काम कर रहा है, इसको भित्ति बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं अंतरा आलिंद, यानी कि आलिंद साइड में है तो अंतरा आलिंद भित्ति बोलेंगे। और देखिए यहाँ से फिर नीचे आया ये जो निलय है, ये दोनों को क्या, किसको किसको अलग करता है, निलय को अलग करता है। तो ये हो गया अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। इसको ये पूरे रेखाओं को सेप्टम भी कहा जाता है। सेप्टम के 2 भाग होते हैं, ऊपर वाले को अंतरा आलिंद भित्ति और नीचे वाले को अंतरा निलय भित्ति बोला जाता है। तो ये आप लोग जान गए कि ऊपर वालों क्या बोला जाता है, आलिंद है तो अंतरा आलिंद भित्ति और निलय है तो अंतरा निलय भित्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये जो आलिंद और आलिंद जो है, आलिंद और ये आलिंद के बीच में ये जो रेखाएं खींची गई है, ये जो भित्तियां हैं, वो ऊपर में सकरा होता है और नीचे में वो फैलते जाता है। यानी कि यूँ कहें कि देखिए यहाँ पे कि ये नीचे से जो है फैला हुआ है और ऊपर जाके क्या होता है, वो सकरा हो जाता है। तो जो सेप्टम है वो नीचे फैला हुआ प्रतीत होता है, ऊपर सकरा होता है। ठीक है, ये आप लोग जान गए। अब चलिए कि ये कार्य कैसे करता है, तो इसकी संरचना थोड़ा सा और बाकी है। देखिए ये संरचना है, ये संरचना है। तो देखिए ये जो यहाँ से ये हिस्सा है, यहाँ से जब बल्ब इसमें आता है तो एक दरवाजा होता है, इसमें इस दरवाजे से आता है। ठीक है, तो ये दरवाजा को क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं आलिंद, इसको क्या बोलते हैं, आलिंद, इसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। तो आलिंद, ये आलिंद निलय और बीच में छिद्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, आलिंद निलय छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आलिंद निलय छिद्र इसको। तो ये आलिंद निलय छिद्र जो होता है उसको आलिंद निलय छिद्र को क्या बोलते हैं, ये त्रितलीय का पार्ट यहाँ पर होता है, उसको त्रितलीय का पार्ट भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से कैसे जानेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये है दायां आलिंद निलय छिद्र, इसको क्या बोलेंगे, दायां आलिंद निलय छिद्र, दोनों दाएं हैं तो दायां आलिंद निलय छिद्र इसको बोलेंगे। ठीक है, तो दायां आलिंद निलय छिद्र हो गया। यहाँ पे जो स्थित होता है त्रिदलीय कपाट होता है। क्या होता है, त्रिदलीय कपाट स्थित होता है, जो रक्त को आलिंद दायां आलिंद से दायां निलय में आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से समझेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे। ऐसे हम इसको पीडीएफ बना के आपको देंगे, लेकिन इसको लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो इसको देखिए, दायां आलिंद से दायां निलय में जब रक्त आता है तो किस छिद्र के द्वारा आता है, दायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा आता है। इसमें रक्त तो आता है निलय में लेकिन वापस फिर जाने नहीं देता है, ये बंद कर देता है। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ से एक फुसफुस चाप निकला हुआ, ये चाप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये फुसफुस चाप है, कहाँ से निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये दायां निलय से निकला हुआ है। ये चाप जो है कहाँ से निकला हुआ है, देखिए ये दायां निलय से निकला हुआ है, टी आकार के है। ये चाप कैसा है, टी आकार के है। तो ये जब निकला हुआ है तो फुसफुस चाप के जो मुख्य सिरा होता है उस पर अर्धचंद्राकार बल्ब लगे हुए होते हैं। क्या, अर्धचंद्राकार बल्ब लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस अर्धचंद्राकार बल्ब का काम क्या है कि ये जो रक्त को जब पंपिंग करता है तो ये तो जाने तो देता है फुसफुस धमनी में, लेकिन फिर वापस आने नहीं देता है। ये अर्धचंद्राकार बल्ब का ये खुलता है तो चल जाता है, उसके बाद रिटर्निंग इसको आने नहीं देता है। ये अर्धचंद्राकार बल्ब का काम है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से इसको बोलते हैं बायां आलिंद और इसको बोलते हैं बायां निलय। उसी प्रकार जिस प्रकार से इसमें हम अध्ययन किए थे उसी प्रकार इसमें भी अध्ययन करेंगे। इसमें भी बायां आलिंद से बायां निलय में आने के लिए एक छिद्र होता है, द्वार होता है, उसे क्या बोलेंगे, तो बायां आलिंद निलय छिद्र, बायां आलिंद निलय छिद्र बोलेंगे। ठीक है, तो बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा यहाँ से रक्त तो यहाँ आती है, मतलब निलय में आती है, लेकिन वापस बायां आलिंद में नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक द्विदलीय का पार्ट स्थित होता है। यहाँ पे क्या था, त्रिदलीय का पार्ट था,
जो रक्त को बाहर नहीं ऊपर नहीं जाने देता था आलिंद में, बताया आलिंद में। यहाँ है द्विदलीय कपाट जो रक्त को फिर वापस बायां आलिंद में नहीं जाने देता है, यहाँ पे नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए। आप देखिए यहाँ पे भी एक एस आकार के आधा एस मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह, देखिए यहाँ पे उल्टा प्रश्नवाचक चिन्ह है बनाया हुआ। इस तरीका से एक आकार है जो कहाँ से खुलती है, बायां नीला से खुलती है। ठीक है, इसको महाधमनी चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी चाप। ये कैसा होता है, आधा एस या प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार का होता है, उल्टा प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार का होता है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार पे भी अर्धचंद्राकार बल्ब लगे होते हैं जो रक्त को बायां निलय से महाधमनी में तो जाने तो देता है लेकिन वापस फिर आने नहीं देता है। इसका काम यही है, अर्धचंद्राकार बल्ब का काम है। तो अब यहाँ तक हम लोग जान गए इसकी संरचना की किस तरीका से फैला हुआ है, कैसे काम करता है। अब चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि रक्त कहाँ से कैसे जाता है। तो सबसे पहले रक्त का जो आप लोग जानते होंगे, जो रक्त जो शुद्ध होता है कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। रक्त जो शुद्ध होता है कहाँ होता है, फेफड़ा में। फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, हृदय में आता है। फेफड़ा से कहाँ आता है, हृदय में। फेफड़ा से हृदय में आता है और हृदय से कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भाग में, यानी कि शरीर में। ठीक है, और फिर शरीर से फिर कहाँ आता है, हृदय में। हृदय से फिर कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। यानी कि इस तरीका से ये क्रिया करता है। तो सबसे पहले रक्त जो शुद्ध रक्त आता है वो सबसे पहले फेफड़ा से हृदय में आएगा और हृदय से पूरे शरीर में जाएगा। पूरे शरीर से फिर कहाँ आएगा, हृदय में। हृदय से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। ये याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले फेफड़ा से हृदय, हृदय से शरीर, फेफड़ा हृदय शरीर, फेफड़ा हृदय शरीर, शरीर हृदय फेफड़ा, ऐसे याद करना है। तो इस तरीका से आप लोग इसको जानेंगे कि आगे कैसे करता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब शुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ से आता है, फेफड़ा से आता है। फेफड़ा से जो आता है शुद्ध रक्त, वो देखिए ये दो पंप दिखाई दे रहा है नली। ये हृदय से ये शुद्ध रक्त कहाँ, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिराने के द्वारा। याद रखिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, धमनी में। लेकिन इसके उल्टा, जैसी फुसफुस लग जाए तो फुसफुस सिराने में शुद्ध रक्त और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जस्ट उल्टा हो जाता है। फुसफुस लगेगा तो उल्टा हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त था और सिराने में अशुद्ध रक्त था, लेकिन जैसे फुसफुस लगेगा तो धमनी में अशुद्ध रक्त हो जाएगा। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुसफुस सिराने में शुद्ध रक्त होता है। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे हृदय से क्यों फेफड़ा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो फेफड़ा में जब शुद्ध रक्त होता है तो शुद्ध रक्त किसके द्वारा आएगा, तो फुसफुस सिराएं के द्वारा आएगा। देखिए ये हृदय से देखिए यहाँ पे हृदय से फुसफुस सिराएं के द्वारा ये कहाँ पहुँचा, आपको इसको क्या बोलते हैं, आप लोग को जस्ट बताइए। तो बायां आलिंद बोलते हैं, लिखा भी हुआ है। बायां आलिंद में फुसफुस सिराएं के द्वारा फेफड़ा से शुद्ध रक्त यहाँ आता है। अब शुद्ध रक्त यहाँ आ गया तो एक टंकी इसका क्या हो गया, फुल हो गया। बायां आलिंद का टंकी फुल हो गया। जैसे ही फुल होता है यहाँ पे तो एक रक्त जो है बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा, कौन सा, बायां आलिंद निलय छिद्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ काला से, बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा बायां आलिंद से शुद्ध रक्त बायां निलय में चल जाता है। बायां आलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, बायां निलय में आता है। अब बायां निलय में रक्त आ गया यहाँ पे शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त जब बायां निलय में आ गया तो यहाँ पे पंपिंग होता है। रक्त का क्या होता है, यहाँ से पंप करता है। तो ये देखिए ये चाप है, महाधमनी चाप जिसको बोलते हैं। जस्ट हमने बताया कि क्या है, महाधमनी चाप है। तो महाधमनी चाप का जो अर्धचंद्राकार बल्ब है वो खुलता है और यहाँ से जब पंपिंग होता है तो रक्त देखिए इसके सहारे कहाँ चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। तो शुद्ध रक्त फिर कहाँ चला गया, महाधमनी में। अब महाधमनी जो है
वो कहाँ पहुँचाएगा, तो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाएगी, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा रक्त यहाँ से, तो ये विभिन्न भागों कोशिकाओं में जाएगी। कहाँ जाएगी रक्त, कहाँ, कोशिकाओं में। और ये जो शुद्ध रक्त है वो क्या होता है, ऑक्सीजन जनित होता है, यानी ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसी को शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, वहाँ कोशिकाओं में जाता है। और कोशिकाओं में जैसे ही जाता है वहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसका भोजन का पाचन होता है ऑक्सीजन से। अगर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिले तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो वहाँ भोजन जैसे ही पाचन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। क्या छूटता है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है जैसे ही पाचित होता है भोजन। तो जल तो मूत्र नलिका द्वारा या पसीना के द्वारा निकल जाता है, लेकिन जो CO2 है वो फिर क्या होता है कि कोशिकाओं में जो रक्त पहुंचता है उसी में CO2 घुल जाता है। तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। वो रक्त क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि अशुद्ध रक्त हो गया। क्या हो गया, अशुद्ध रक्त। आप लोग देख रहे होंगे कि जो यहाँ शुद्ध रक्त प्रवाहित हुआ वो महाधमनी से धमनी में जाता है, यानी कि धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। और धमनी कहाँ ले चल जाता है, तो विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। और विभिन्न कोशिकाओं में रक्त जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन त्याग देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब बना लेता है तो अशुद्ध रक्त कहलाता है। अब वो अशुद्ध रक्त कहाँ से जाएगा, तो सिराएं के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा, सिराएं के द्वारा। ये अशुद्ध रक्त जो होता है सिराएं के द्वारा फिर हृदय में पहुँचेगा। तो सिराएं के द्वारा हृदय में पहुँचेगा तो सिरा जैसे छोटी छोटी सिराएं मिलकर एक महाशिरा का निर्माण करता है, ठीक है। तो जब सिराएं छोटी छोटी मिलकर एक महाशिरा का निर्माण करता है तो वो सिराएं जो होती है, देखिए यहाँ से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा है, यानी कि ऊपर वाले रक्त को लिए और ये नीचे वाले रक्त के लिए दो सिराएं हैं। तो छोटी छोटी सिराएं मिलकर एक महाशिरा का निर्माण करता है। वही अशुद्ध रक्त फिर कहाँ आता है, एक इससे और एक इससे कहाँ आता है, आप लोग बताएं कि इसको क्या नाम है, दाया आलिंद नाम है। क्या नाम है, दाया आलिंद। तो ये अशुद्ध रक्त फिर कहाँ आ गया, दाया आलिंद में आ गया अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त दाया आलिंद में आ गया तो उसको दाया आलिंद निलय छिद्र के द्वारा, कौन सा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दाया आलिंद निलय छिद्र, इस छिद्र के द्वारा दाया आलिंद से अशुद्ध रक्त दाया निलय में पहुंचता है। अब यहाँ रक्त आप पहुंचा दिए, ये अशुद्ध रक्त यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे देखिए ये है अर्धचंद्राकार बॉल्ब लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस चाप। ये टी आकार का, देखिए टी है ना, इस आकार का फुफ्फुस चाप। जब यहाँ रक्त आ गया तो ये रक्त जो होता है वो यहाँ से पंपिंग होता है। यहाँ से रक्त कैसे पंपिंग होता है वो हम बताएंगे जस्ट इसके बाद। यहाँ जान लीजिए कि यहाँ से जब रक्त पंपिंग होगा तब फुफ्फुस चाप के द्वारा ये फुफ्फुस धमनिया में पहुँचती है, फुफ्फुस धमनिया में पहुँचती है। तो आप लोग को पता होगा कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ भी पता चल रहा है कि क्या है, अशुद्ध रक्त ही जा रहा है। तो फुफ्फुस धमनी जो होता है वो कहाँ जाएगा, फिर आप लोग को पता होगा कि कहाँ जाएगा, लास्ट में फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, ठीक है। तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला गया। अब यहाँ फेफड़ा में गया तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो था इसमें आया हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है फेफड़ा में और ऑक्सीजन को फिर ग्रहण कर लेता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग समय समय पर सांस के द्वारा छोड़ते हैं। अब जब फिर वही क्रिया होगा, जब वहाँ से शुद्ध रक्त जब बन जाएगा, जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा तो वह फिर इसी फुफ्फुस सिराएं के द्वारा क्रियाएँ करेगी। तो ये हम लोग जान गए कि हृदय की क्रिया विधि क्या होती है। जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम हमेशा आप लोग के लिए लेकर आएंगे और हमारे साथ बने रहिए। ये क्रियाएं क्यों होती है, तो आप लोग को पता हो कि दाया आलिंद में जो दाया आलिंद जो चाप पे जो बनता है, यहाँ पे जो
पंपिंग का कार्य होता है वो पंपिंग कैसे होता है। तो आप लोग देखो कि घर में मोटर वोटर लगा के हम पानी अधिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, यानी कि बिजली लगती है। तो इस प्रकार इसमें भी एक पेस मेकर होता है। कहाँ होता है, तो ये दायां अलिंद के दीवार पर सटे होते हैं पेस मेकर। ये पेस मेकर ऐसे नोड भी बोला जाता है इसको, या पेस मेकर बोला जाता है। ये पेस मेकर जो होता है बहुत ही अल्प विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे ये क्रियाएं होती है। ये दोनों अलिंद जब रक्त को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये रक्त को डालेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये सिकुड़ता है तो उसको, ये जब संकुचित होता है तो उसको कहते हैं संकुचन, यानी कि ये जब सिकुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, संकुचन। और जब जिस टाइम ये संकुचित होता है उसी टाइम इसमें फैलाव होता है, यानी शीतलन होता है। तो संकुचन जब होता है तो उसको सिस्टोल कहा जाता है। संकुचन को क्या बोला जाता है, सिस्टोल। और जब फैलाव होता है, शीतलन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल कहा जाता है। तो जिस समय यहाँ पे सिस्टोल होता है, संकुचन होता है, उसी समय यहाँ पे शीतलन होता है, इसको डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। और जिस समय यहाँ पे संकुचन होता है वहाँ पे क्या होता है, फैलाव होता है, यानी कि शीतलन होता है, डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर एक हृदय का धड़कन का निर्माण करते हैं। हृदय के धड़कन का निर्माण कैसे होता है, तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन बनते हैं। ये हृदय के धड़कन का जो माप होता है वो ईसीजी के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का द्वारा, यंत्र के द्वारा माप करते हैं। ये जो संकुचन और शीतलन किसके कारण होता है, तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे पेस मेकर स्थित होता है दायां अलिंद के दीवार पर, जिसको एसे नोड या साइनोकुलर नोड बोलते हैं। वह मंद धारा उत्पन्न करता है, जिसके कारण से ये शीतलन और संकुचन होता है। शीतलन और संकुचन मिलकर एक क्या बोलते हैं, हृदय के धड़कन का निर्माण करता है। तो आप लोग यहाँ पे जान गए कि हृदय के धड़कन का निर्माण कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही विशेष, ये आपका ये चैप्टर जो हो गया ये समाप्त हो गया पूरी तरीक़ा से, जो परिवहन हो गया वो समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।